Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So we all are back with our lectures. Now start. हमारा आज का विषय है, हमारा जो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका हम जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है 5वां, वो पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये जो पाठ है इसमें बताया गया है चिट्ठियों के बारे में, मतलब जो चिट्ठियां हैं उनका महत्व क्या है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता क्या है, उनके बारे में बताया गया है। चिट्ठियां जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आजकल क्या है, चिट्ठियां क्या है कम हो गई हैं। जो फोन है, एसएमएस है, उनके थ्रू हम हर चीज हमें मालूम चल जाती है। लेकिन जो एसएमएस है वो ज्यादा उपयोगी नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन जो चिट्ठियां होती है उनके माध्यम से क्या होता है, हम उन जानकारियों को हमेशा तक अपने उसमें याद रख सकते हैं। मान लो कभी हम भूल भी जाएं तो हम उन्हें वापस पढ़ के उनको याद कर सकते। तो आज जो पाठ पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे चिट्ठियों के बारे में। तो इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जो उसमें क्या जो ये पाठ है उसमें चिट्ठियों के बारे में क्या क्या बताया गया है, कि चिट्ठियों की जो उपयोगिता है वो क्या है, उपयोगिता के बारे में बताया गया है। चिट्ठियों के विभिन्न नाम हैं उनके बारे में बताया गया है। विश्व डाक संघ के बारे में बताया गया है। पत्र व अनुसंधान के बारे में है। पत्र व पुस्तकें, पत्र व दस्तावेज, पत्र व विरासत और चिट्ठियों का महत्व, इन सभी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये जो पाठ है इसको शुरू करते हैं हम। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। मतलब जो चिट्ठियां हैं वो पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी सूचना होती है, वो मान लो हम नौकरी लग जाएं, नौकरी लगने के बाद क्या होता है कि कोई भी सूचना हमें मिलती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो एक चिट्ठी के द्वारा हमें मिलता है कि आपका इस जगह पर इस चीज में सिलेक्शन हुआ है। तो वो क्या होता है, प्रामाणिकता हो जाती है हमारे लिए, मतलब एक उपयोगी बन जाता है। तो चिट्ठियां जो है हमेशा से क्या है, उपयोगी रही है, पहले भी उपयोगी थी और आज भी उपयोगी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब एक एसएमएस के थ्रू या कोई भी जो हमारे आजकल मैसेज के थ्रू हम हर चीज को नहीं कर सकते। सिर्फ जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है, चिट्ठियां ही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि जो एसएमएस है वो एक समय के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चिट्ठियां हैं वो हमेशा एक यादगार के रूप में हमारे पास रहती हैं। हम कभी भूल भी जाएं तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो एसएमएस हैं उनसे ज्यादा संतोषप्रद क्या होती है, चिट्ठियां होती हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी क्या होते हैं, पत्र ही होते हैं। जो पत्र है वो हर क्षेत्र में काम आते हैं, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो साहित्य का हो, कला का हो, या कोई भी नई घटना हो, उसमें हमेशा क्या होते हैं, पत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब जो साहित्य है हमारा वो किसके माध्यम से, किस पर केंद्रित है, पत्रों के माध्यम से। ये मतलब जो हमेशा साहित्य में चिट्ठियां भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मतलब जो मानव का, हमें कुछ भी नहीं मालूम पहले क्या हुआ था, लेकिन जो चिट्ठियां हैं उन्हीं के माध्यम से हम जो प्राचीन सभ्यता है हमारी, उनके बारे में हम जान सकते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब जो चित्र पढ़ा, कोई सी भी भाषा हो, कुछ भी हो, उसमें जो पत्र है उनका भाव तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। मतलब जो हमारे मन के विचार हैं, जो बातें हैं, जो हम क्या होते हैं उसके द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन हर भाषा, हर क्षेत्र में, हर भाषा में इनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं इनके विभिन्न नाम क्या क्या हैं। तो इसमें है कि जो पत्र है उसको उर्दू में बोलते हैं खत। पत्र का नाम उर्दू भाषा में क्या है, खत है। संस्कृत में बोलते हैं पत्र, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, पत्र। कन्नड़ में बोलते हैं कागज। तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम और जाबू। मतलब तेलुगु भाषा में दो बोलते हैं इसको, उत्तरम और जाबू। और लेख, लेख भी बोलते हैं किसमें, तेलुगु में। तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तमिल भाषा में क्या बोलते हैं इसको,
उत्कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, मतलब जो हमारी यादें हैं उन्हें पत्र जो क्या है सहेज कर रखते हैं। मतलब पत्रों के माध्यम से हम अपनी बहुत पुरानी यादों को भी संभाल कर रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मतलब जो हमारी यादें हैं, कितनी भी पुरानी यादें हो, हम पत्रों के माध्यम से उनको संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। मतलब हर किसी की जो कला है, पत्र लिखने की कला है, वो अलग अलग होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होता है, जो हमारे संदेश है वो किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं, पत्रों के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। मतलब भारत में कितनी चिट्ठियां डालते हैं, 4.5 करोड़ प्रतिदिन की होती हैं ये, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब इतनी चिट्ठियां हर रोज, तो इससे क्या मालूम चलता है कि जो पत्र है उनका जो है, उनकी अहमियत है वो क्या है हमारे जीवन में आज भी बहुत ज्यादा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे किसे कहते हैं, जो डाकिये होते हैं, जो हमारी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं हरकारे। या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। मतलब धीरे धीरे पहले चिट्ठियां आई, फिर ये मतलब हर धीरे धीरे जो क्या हुआ, उसका जो साधन है वो उसका रूप बदलता गया। लेकिन फिर भी आज जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, चिट्ठियां ही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। मतलब जो पत्र है वो कला के रूप में निकल कर आया। डाक व्यवस्था ने के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मतलब जो डाक व्यवस्था है, हमारा जो विश्व डाक संगठन है, उसने पत्रों में जो उसकी महत्ता है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया। वो प्रयास क्या था कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब जो धीरे धीरे लोग क्या है, पत्र की जो संस्कृति है, पत्र लिखने की जो कला है, उसको भूलते जा रहे थे, क्योंकि और नए नए साधन उपलब्ध होते गए। तो जो डाक संघ व्यवस्था है उसने क्या किया, इस कला को विकसित करने के लिए जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, स्कूल में जो हमारा एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक 5 नंबर का प्रश्न आता है। वो क्या आता है कि उसमें पत्र लिखना है या कुछ भी। मान लो हम अपना किस स्कूल में है और किसी और जगह हमारा ट्रांसफर हो गया है, तो हम किसके माध्यम से उसको सूचित करते हैं, स्कूल में पत्र के माध्यम से करते हैं। या फिर कहीं और हम रह रहे हैं और हमारी सूचना हम अपने पेरेंट्स को पहुंचा रहे हैं, तो किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ्यक्रम है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें पत्र भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। और ये इसीलिए किया गया है, पत्र लेखन जो आया है हमारे सिलेबस में, ये इसीलिए आया है ताकि बच्चे इससे जुड़े रहें और उन्हें जो पत्र लिखना वो आ जाए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। मतलब ये जो पत्र लेखन की जो कला है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों में आई है। और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब जो विश्व डाक संघ है उसने क्या किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, ताकि लोगों में इसके प्रति जो जिज्ञासा है वो और भी बढ़े। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार
बढ़ रही है। मतलब ये जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इनसे क्या हो गया है, जो चिट्ठियां हैं उनकी जो गति है वो कम हो गई है। लेकिन आज भी जो व्यापारिक काम है वो किसके माध्यम से ही हो रहे हैं, चिट्ठियों के माध्यम से ही हो रहे हैं। और जो चाहे शहरी क्षेत्र में कितनी ही सभ्यता विकसित हो जाए, लेकिन जो देहाती क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें आज भी चिट्ठियां उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, मतलब अपना महत्व रखती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए, तह मतलब उसकी गहराई में जाए, उसके बारे में और भी ज्यादा आप सोचे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, तथा पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। मतलब चाहे आप प्राचीन काल में चले जाओ, चाहे आप इस समय जो अपना वर्तमान समय चल रहा है उसमें आ जाओ, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने की पत्र ना लिखा हो या किसी से पत्र ना लिखवाया हो। जो बच्चे हैं वो भी अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में पत्र लिखते हैं, तो हर कोई है जो पत्रों को लिखता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, मतलब सैनिक है, उनके पास जो उनकी खबर है वो किस तरह से, मतलब वो अपनी खबर अपने परिवार वालों को या जो उनके परिवार वाले हैं वो उन तक खबर किस प्रकार पहुंचाते हैं, पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। जिस तरह आपने वो गाना भी सुना होगा, सैनिकों का एक ही संदेश से आते हैं, तो इस प्रकार वो भी बहुत ज्यादा उसका बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, किसका, पत्रों का। उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। लोग पहले पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन अब वो बात क्यों नहीं है, क्योंकि उनका स्थान किसने ले लिया है, मोबाइल या SMS ने ले लिया है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। विकसित मतलब उनका आज भी विकास हो गया है। जिनका विकास हो चुका होता है उसे बोलते हैं विकसित। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। मतलब आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके पुरखे, जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी जो चिट्ठियां हैं उनको उनकी याद के रूप में संभाल कर रखे हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी कौन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको बोलते हैं कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, क्योंकि इन सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इन सबका जो दायरा होता है वो अलग अलग होता है। तो इनका इसलिए बोलते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं वो अपने आप में एक अनुसंधान का मतलब एक खोज का विषय है। इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब हमारे जो बुक्स हैं उसमें कई बार एक चैप्टर भी, हर बुक में एक चैप्टर आता है कि पिता का पुत्री के नाम पत्र। जो जवाहरलाल नेहरू है तो उनसे वो जो पत्र है उनके माध्यम से वो हमें बहुत सी चीजें जो है वो सिखाते हैं, बहुत सी प्रेरणाएं वो हमें देते हैं। तो यदि उस समय भी यदि पत्र नहीं होते, फोन ही होते, तो क्या होता, वो प्रेरणाएं हमें आज नहीं मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो SMS है, जो पत्र है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि मतलब क्या अलग है इनमें, कि जो पत्र है उनको तो हम हमेशा याद रख सकते हैं, लेकिन जो संदेश है उनको हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जिस तरह लिखित और मौखिक भाषा में अंतर होता है, उसी प्रकार पत्र और SMS में ही अंतर होता है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। जो महात्मा गांधी है उनको इसलिए सबसे आगे रखा जाता है पत्रों की श्रेणी में कि जब भी कोई भी पत्र जब उनको लिखा जाता था तो सिर्फ महात्मा गांधी के नाम से पत्र लिखते, और वो चाहे महात्मा गांधी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी गांव में हो, वो पत्र उनके नाम से ही वहां तक पहुंच जाता था। और महात्मा गांधी की आदत थी, जैसे ही पत्र आता था वो तुरंत उसका जवाब, तुरंत चिट्ठी के द्वारा उसका जवाब देते थे।
दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संग्रहालय मतलब जो होता है जहाँ पे कि हम संभाल कर बहुत सारी चीजें जहाँ पे इकट्ठी होती है, प्राचीन जो चीजें हैं वो वहाँ पे रखी जाती है। संकलन मतलब उनको संभाल कर रखना, एकत्रित करना। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। मतलब जो पत्र हैं, हमारा जो देश है वो प्राचीन काल में किस तरह था, जो हमारा जो समय है वो आज कैसा है, पहले कैसा था, उन सभी जो समाज है हमारा, अभी जो समाज है, प्राचीन समाज कैसा था, उन सभी को जानने का साधन क्या है, पत्र ही है। मतलब जो पहले बातें हैं, जो अभी हैं, उन सबको हम किसके माध्यम जान सकते हैं, पत्रों के माध्यम से ही जान सकते हैं। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। मतलब जो अंग्रेजों, जब हमारा आजादी का संघर्ष हुआ, जो अंग्रेजों ने पत्र लिखे तो वो आज किताबों के रूप में भी बन गए, मतलब उनकी एक पुस्तक भी बन गई है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब उन पत्रों के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि जो ये युद्ध हुआ था वो कितना मजबूत था, वरना हमें क्या पता, क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं। लेकिन इनके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि जो संग्राम है वो कैसे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। अभी हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के नाम से ही पत्र उनके हर कोने तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। मतलब आजादी के समय में जितने भी जो महान लोग थे उनके नाम से ही पत्र उन तक पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब वो तुरंत ही उसका जवाब देते थे, उनके बराबर आज तक कोई भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, पर लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से भी लिखने में जुट जाते थे। मतलब वो लिखने में इतने वो थे कि यदि दाहिना हाथ उनका दर्द कर रहा है तो वो बाएं हाथ से पत्र लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। मतलब कई लोग हैं जो उनको याददाश्त के रूप में फ्रेम में जड़ाकर भी रख लेते हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में हम पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। मतलब ये कई पुस्तकें हैं जो पत्रों के रूप में नाम से ही बनाई गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। मतलब हमें वो प्रेरणा देते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल क्या होता है? सुनाम, जो अच्छी छवि होती है वो क्या है, वो किसकी है? डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जो पत्र का महत्व है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पत्र क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। मतलब इतने साधन उपलब्ध होने के बाद भी जो चिट्ठी है उनकी जो महत्ता है वो आज भी वही बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग,
आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब किसी भी जगह चले जाओ, चाहे शहरों में जाओ, चाहे गाँव में जाओ, चाहे आप बर्फीले स्थानों पर जाओ, चाहे भीड़ वाले स्थान में जाओ, कहीं भी जाओ, जो मेन वो जो चिट्ठियां हैं उनका स्थान वही है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोगों के घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब जो मनी ऑर्डर है, लोग क्या करते हैं, जो दूर रहते हैं, उनके माँ बाप दूर रहते हैं, तो मनी ऑर्डर की तरह क्या करते हैं, वो पैसा पहुंचाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में कहा जाता है। मतलब जो गांव में है, जिनके माँ बाप गाँव में रहते हैं, बच्चे शहरों में रहते हैं, तो वे अपने वहां तक पैसा पहुंचाते हैं, तो इसी के द्वारा पहुंचाते हैं। तो लोग वहाँ जो डाकिया है उसको किसका रूप देते हैं, देवदूत का रूप देते हैं। तो ये हमारा पाठ था जिसे हमने पढ़ा। इसमें हमने पत्रों के जो अलग अलग नाम है, उनका जो महत्व है, उनकी उपयोगिता है, उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसके शब्दार्थ देख लें एक बार। इसका पहला जो शब्द है अजीबो गरीब। अजीबो गरीब का अर्थ है अनोखा। एसएमएस का अर्थ है लघु संदेश सेवा। सिलसिला का अर्थ है आरंभ होना। अहमियत का अर्थ है महत्व। हरकारा का अर्थ है दूत या फिर डाकिया। आवाजाही आना जाना। तह गहराई। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र। मुस्तैद तरपर। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात। गुडविल होता है अच्छी छवि या फिर सुनाम। हैसियत दर्जा। आलिशान शानदार। ढाणी अस्थायी निवास या फिर जो कच्चे मकानों की बस्ती होती है, उसे जो गांव से कुछ दूरी पर होती है उसको बोलते हैं ढाणी। तो ये इस पाठ में आए शब्दार्थ थे। इस पाठ को हमने पढ़ा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।